इस वीडियो में मेरे पास इतने सवालात हैं कि शायद सिर्फ सवालात में ही एक वीडियो पूरी हो जाए। एक एक करके हैंडल करते हैं। ये पनामा पेपर्स थे ही क्या? शेल कंपनीज क्या होती हैं? आप कैसे शेल कंपनी या ऑफशोर कंपनीज की शुरुआत कर सकते हैं? शेल कंपनीज इलीगल क्यों नहीं होती? यस, शेल कंपनीज बनाना कोई गैरकानूनी काम नहीं है। किसने पनामा पेपर्स का सारा डाटा लीक किया? क्या ये डाटा कंप्लीट था? क्या और भी डाटा मौजूद है जो सामने नहीं आ पाया? जिस न्यूज़ एजेंसी को इतना सारा डाटा मिला, उसने खुद क्यों इस पर अकेले रिसर्च नहीं करी? क्यों उन्होंने दूसरे जर्नलिस्ट को इन्वॉल्व किया? उमर चीमा का इसमें रोल क्या था? ये मेरी वीडियो सीरीज़ है पनामा पेपर्स के हवाले से, जिसमें मैं अपनी पहली वीडियो में बताऊंगा कि शेल कंपनीज क्या होती हैं, शेल कंपनीज कैसे बनती हैं, आप शेल कंपनीज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, शेल कंपनी से गैर कानूनी काम कैसे लिए जाते हैं, और सेकेंड वीडियो में कवर करूंगा कि पनामा पेपर्स थे क्या, कैसे मकबूल हुए, क्या डाटा मिला, कितना डाटा मिला, और इसमें किन किन लोगों के नाम थे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। शरीफ फैमिली तो एक बहुत छोटा सा केस था, जो नाम आगे आप सुनने वाले हैं उससे शायद आप हैरान रह जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज गौरव रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। कीवर्ड याद रखें, हर किसी को चाहिए है पैसा। सबसे पहले शेल कंपनीज या ऑफशोर कंपनी से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मेरी एक ऑफशोर कंपनी है पनामा में, तो शायद आप जज करने लगे मुझे, लेकिन ऑफशोर कंपनीज बनाना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि कभी कभी तो बिजनेस के लिए फायदेमंद भी होता है। जब बात ऑफशोर कंपनीज की आती है तो इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि मुल्क से बाहर एक कंपनी है जिसका मालिक मैं हूं। इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर मैं मुल्क से बाहर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन दूसरे मुल्क में मैं कंपनी बनाऊंगा ही क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस करना है और मुझे चाहिए है पैसा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पाकिस्तान में शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मैं यूएई में उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं, तो मुझे ये फ़ायदा देगा कि अगर मेरी एक ऑफशोर कंपनी यूएई में भी हो, ताकि मैं बेहतर तरीके से मार्केट में अपने शूज़ बेच सकूं। इवन कि जब बड़े ऑर्डर्स आते हैं या टेंडर्स आते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि माल मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनी से ही उठाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में एक इदारे को 10,000 शूज़ चाहिए हैं, जो मैं पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन अमेरिका में होने वाले टेंडर का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि मैं अमेरिका में भी एक कंपनी खोल लूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक कंप्लीट ऑफिस, स्टाफ, रेंट वगैरह अफोर्ड कर सकूं। तो मैं एक वर्चुअल ऑफिस या एक शेल कंपनी खोल लेता हूं, जो यूजुअली बिजनेस सेंटर प्रोवाइड करते हैं। ये ऑफिसेज एक तरह से स्मॉल केबिन होते हैं जो लीगल होते हैं। स्टाफ की खास ज़रूरत नहीं होती, और जो कॉल्स मेरे ऑफिस में आती हैं वो डाइवर्ट होके मुझे मेरे मोबाइल पर रिसीव होती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अब मैं उस टेंडर का हिस्सा बन सकता हूं और प्रॉफिट कमा सकता हूं। लेकिन कभी कभार मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम से कोई कंपनी बाहर खोले। लेट्स से कि मुझे दुबई में एक कंपनी चाहिए है, तो मैं दुबई में रहने वाले शख्स से बात करता हूं कि वो अपने नाम पर एक कंपनी खोले और वही उसका सीईओ बन जाए, लेकिन उसके और मेरे दरमियान एक डॉक्यूमेंट साइन हो जाए कि इस कंपनी का बेनिफिशियरी ओनर मैं हूं। नाउ यहाँ मैं थोड़ा सा बेनिफिशियरी ओनर को समझा देता हूँ। यानी कंपनी दूसरे शख्स के नाम होगी, वही कंपनी के डिसीजन भी शायद ले रहा होगा, वही शायद पैसे भी निकलवा रहा होगा, लेकिन कंपनी का असली मालिक मैं हूँगा, लीगली यानी कानूनी तौर पर। नाउ सवाल ये आता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पॉसिबल है कि जिस मुल्क में मैं कंपनी शुरू कर रहा हूँ, उस मुल्क के कवानीन किसी लोकल नेशनल ओनरशिप की डिमांड करते हैं, जो हमें यूएई में नज़र आता है। या मेरी पाकिस्तानी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है उस मुल्क में और मुझे एक न्यू आइडेंटिटी चाहिए है उस मुल्क में काम करने के लिए। स्टिल इन मामलात में भी एक दूसरे मुल्क में कंपनी की शुरुआत करना बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है। तो सवाल ये आता है कि अगर ये सारा का सारा मामला गैर कानूनी नहीं है, तो मसला कहाँ है? क्यों शेल कंपनीज एंड ऑफशोर कंपनीज को बुरी नज़र से देखा जाता है? जैसा मैंने ऊपर बताया कि शेल कंपनीज ना ही गैर कानूनी होती हैं और ना ही गलत, लेकिन उनका इस्तेमाल गलत या काबिले एतराज़ कामों में हो सकता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है टैक्स अवॉइडेंस यानी कि टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन को सफ़ेद करना। इससे पहले कि हम ये देखें कि शेल कंपनीज को कैसे गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप एक शेल कंपनी या ऑफशोर कंपनी कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि पनामा आइलैंड में कंपनी स्टार्ट करें। आप पनामा में किसी को नहीं जानते, तो आप सबसे ऑब्वियस काम करेंगे,
गूगल करेंगे ऑफशोर कंपनीज इन पनामा एंड वहाँ की बहुत सी लॉ फर्म्स यानी कंपनीज आपको ऑफर करती हैं कि हम आपके लीगल मामलात को देख लेंगे, आप बस ये बताएं कि आपको किस टाइप की कंपनी खोलनी है। फिर वो लॉ फर्म आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रोसेस करती है और आपसे पूछती है कि कंपनी किसके नाम खोलनी है। आप चाहें तो अपना नाम, या फिर अगर आप इस कंपनी को छुपा कर रखना चाहते हैं तो किसी जानने वाले का नाम, जैसे कि नौकर या बावर्ची या दोस्त वगैरह के नाम रजिस्टर कर सकते हैं। और सिर्फ 1 से 2 हफ्ते में आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाती है। इस कंपनी का ना कोई ऑफिस होता है, ना कोई एम्प्लॉय, सिर्फ बैंक अकाउंट होता है और कागजात। कमाल की बात है कि ममालिक जैसे कि पनामा आइलैंड में कंपनी खोलने के कानून इतने तगड़े नहीं हैं कि वो बहुत कुछ पूछगछ करें। वो तो बस चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क में बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि इन ममालिक को चाहिए है पैसा। और इसीलिए इन ममालिक में कॉर्पोरेट टैक्स 0 या बहुत ही कम होता है। उससे भी कमाल की बात यह है कि सिर्फ पनामा आइलैंड ही नहीं ऐसी फैसिलिटीज़ फराहम करता, बल्कि लग्जमबर्ग, केमन आइलैंड, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, बरमूदा, हांगकांग, नीदरलैंड, सिंगापुर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड, पोर्टो रिको वगैरह शामिल हैं। और कुछ लोगों के मुताबिक UAE, मेनली दुबई को भी टैक्स हेवन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि इन कंपनी को गलत या काबिल एतराज़ मामलात के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मेनली 2 वजूहात के लिए होता है, टैक्स बचाने के लिए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। लेट्स सी कि ऑफशोर कंपनीज से टैक्स कैसे अवॉइड किया जा सकता है। यहाँ मैं छोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बड़ी कॉरपोरेशंस की, क्योंकि ये मामले छोटे बिजनेस के लिए हैं ही नहीं। और इसके लिए मैं एक इमेजिनरी कंपनी बना लेता हूँ जिसका नाम है मैलम कॉरपोरेशन। ये कंपनी पानी की मोटर्स बनाती है और जो टेक्नोलॉजी ये कंपनी यूज़ करती है वो इस कंपनी ने खुद डेवलप की है। कंपनी का साल पूरा हो रहा है और कंपनी ने $100 मिलियन का प्रॉफिट बनाया है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 29% है अभी, तो कंपनी को $29 मिलियन हुकूमत को देने पड़ेंगे, जो मैलम कॉरपोरेशन बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो अगर मैलम कॉरपोरेशन एक ऑफशोर कंपनी दुबई में भी खोल ले और कहे कि ये टेक्नोलॉजी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैलम कॉर्पोरेट के दुबई ऑफिस में बनाई है और इसके हुकूक, पेटेंट्स दुबई ऑफिस के पास हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चे हैं और एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी देनी है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से हमें दुबई ऑफिस को $95 मिलियन देने हैं। तो 100 मिलियन में से $95 मिलियन निकल जाते हैं और $5 मिलियन रह जाते हैं। एंड मैलम कॉरपोरेशन अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में $5 मिलियन का प्रॉफिट हुकूमत को दिखा देती है और $1.45 मिलियन उनको दे देती है, जहां उसको $29 मिलियन देने चाहिए थे। लेकिन इसके लिए उनको दिखाना पड़ेगा कि पाकिस्तान मैलम ने दुबई मैलम कॉरपोरेशन को 95 मिलियन की पेमेंट की। तो मैलम कॉरपोरेशन पाकिस्तान से वो पैसा दुबई भिजवा देती है और दुबई में फ़िलहाल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं है, सो वो वहाँ उस पैसे पर उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस तरह मैलम कॉरपोरेशन 27.5 मिलियन का टैक्स ही नहीं बचाती, बल्कि मुल्क से पैसा भी बाहर भिजवा देती है। इससे पहले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ACCA या दूसरे अकाउंटेंट्स बहुत सारी डिटेल लाकर कमेंट करें कि पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाने पर भी टैक्स लगता है या मैंने फला पॉइंट मिस कर दिया, तो ये मैंने एग्जाम्पल बहुत ही आइडियल कंडीशन में बताई है। इसमें बहुत से पॉइंट्स को एज्यूम किया गया है, लेकिन आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि टैक्स अवॉइड करने के लातादाद तरीके मौजूद हैं। और ये तो सिर्फ एक तरीका है टैक्स बचाने का। इस बड़ी कॉरपोरेशंस के लीगल एंड टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही क्रिएटिव होते हैं इन मामलात को हैंडल करने में। नाउ लेट्स सी कि ऑफशोर कंपनीज को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ मैं एक इंडिविजुअल की मिसाल दे देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप एक प्राइवेट कंपनी में 50,000 रुपये पाकिस्तानी पर काम करते हैं और एक शख्स आपके पास आकर कहता है कि अगर तुम मेरा टेंडर अपनी कंपनी में पास करवा दो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। आपने अपने असर रसूख से उसका टेंडर पास करवा दिया, लेकिन अब उस शख्स से 1 करोड़ रुपए आप कैसे वसूल करेंगे? बैंक ट्रांजैक्शन में पकड़े जाएंगे और 1 करोड़ रुपए कैश रखना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी हो सकता है। तो आपने उस शख्स को कहा कि मुझे पाकिस्तान में ये पैसे नहीं चाहिए हैं, मुझे ये पैसे एक मेरी ऑफशोर कंपनी में ट्रांसफ़र कर दो। नाउ इससे दोनों को फ़ायदा होता है। उस शख्स को ये फ़ायदा होता है कि वो अपनी अकाउंट की बुक में उसको किसी भी पेमेंट के तौर पर शो करके दिखा देगा कि कंपनी ने ये अमाउंट बाहर ट्रांसफ़र किया इसके लिए, जिससे कल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ये कह सकता है कि फ़ला काम की पेमेंट की गई थी। और आपका फ़ायदा ये है कि आपके पास पैसे आ गए खामोशी से। आई नो कि स्टिल मुल्क से बाहर हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके हैं।
नाउ इस पैसे को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने के लिए बाहर चले जाएं और बाहर जाकर वो पैसा खूब उड़ाएं और मौजे करें, या अगर वही पैसा वापस पाकिस्तान में आपको चाहिए है तो एक NGO खोल लें, फलाही इदारा, लोगों की खिदमत, और उस NGO के अकाउंट में अपनी ऑफशोर कंपनी से डोनेशन के नाम पर रकम ट्रांसफर कर लें। काला धन सफेद हो गया। और इस तरह ये कंपनीज बनाई जाती हैं और फिर इनसे गैर कानूनी काम लिए जाते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पनामा पेपर्स में एक्चुअली हुआ क्या, कैसे सामने आया, किसने लीक किए, वगैरह वगैरह। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।